हेलो एंड नमस्ते। आई एम डॉक्टर कौशल दुधरेजिया। आप सभी का स्वागत करता हूँ स्किल के भी डॉक टॉक्स के दूसरे एपिसोड में। और आज जिस डॉक्टर को हमने यहाँ पर इनवाइट किया है, उनके अचीवमेंट्स के बारे में मैं क्या ही बताऊं। बेस्ट 2013 फ्रॉम पेंजा स्टेट यूनिवर्सिटी, वन एंड ओनली रेड डिग्री होल्डर रह चुके हैं। उसके बाद FMG 2019 में बेहतरीन स्कोर्स के साथ उन्होंने टॉप किया, और हाल ही में हुई नीट PG 2021 में भी बेहतरीन स्कोर के साथ फिर से टॉप किया। तो मैं आप सभी लोगों के बीच में स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर भुनिशा यादव। वेलकम टू द शो डॉक्टर। हेलो। तो पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा डॉक्टर कि आपका इंट्रोडक्शन यहाँ पर हमारे व्यूअर्स को कृपया दे दीजिए। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर भुनिशा यादव है। मैंने पेंजा स्टेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद दिसंबर 2019 में FMG की स्क्रीनिंग टेस्ट दी थी, जिसमें मेरा स्कोर 234 था। उसके बाद 1 ईयर की इंटर्नशिप कंप्लीट की एंड देन सितंबर 2021 में नीट PG के एग्जाम दी, जिसमें मेरा स्कोर 550 है एंड ऑल इंडिया रैंक 8336 है। ग्रेट, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट डॉक्टर, और ढेर सारी बधाई आपको इस सक्सेस को पाने के लिए। और अभी अगला सवाल मैं आपको ये पूछना चाहूंगा सबसे पहले कि नीट PG का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो शेयर कीजिए हमारे साथ। नीट PG का मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं एक शब्द में कहना चाहूँ तो वो पूरा रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस कह सकते हैं। इसके बहुत कारण है, क्योंकि ये एग्जाम यूजुअली जनवरी में ली जाती है और इस बार कोविड-19 की वजह से 2 बार ऑलरेडी पोस्टपोन हुई थी। उसकी वजह से माइंड में थोड़ा फियर, एंजाइटी, वो सारे इमोशंस आ जाते हैं। सेकेंडली, इस साल से नीट PG का पैटर्न चेंज हुआ था। पहले ये एग्जाम 300 क्वेश्चंस की ली जाती थी और अब 200 क्वेश्चंस की हो गई है। तो क्वेश्चंस क्लिनिकल आएंगे, ज्यादा लेंथी आएंगे, इमेज बेस्ड आएंगे। ये थोड़ा माइंड में डाउट था कि पैटर्न कैसा होगा, क्योंकि इस बार से चेंज हुआ है। और ऐसा भी कहते हैं कि जो फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट PG क्लियर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो एक सेल्फ डाउट फैक्टर भी स्टूडेंट्स के माइंड में आ जाता है। तो इसकी वजह से जो पूरी जर्नी थी वो बहुत ही अप्स एंड डाउन्स वाली थी, कि हम प्रिपरेशन के टाइम में भी बहुत सारे डिप्रेसिव थॉट्स आते थे। बट देन पॉज लिया, हमने थिंक किया कि हार्ड वर्क डालते हैं, एफर्ट पुट इन करते हैं और जो रिजल्ट आएगा वो देखा जाएगा। सो पूरी जर्नी ऐसी थी। पेपर बहुत ही स्टैंडर्ड आता है, बेसिक क्लिनिकल नॉलेज ही टेस्ट किया जाता है। तो वो पेपर देने के बाद बहुत ही रिलीफ हुआ कि चलो, जो हमने एफर्ट्स डाले थे उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। ग्रेट ग्रेट डॉक्टर। और आपको मैं अगला सवाल ये पूछना चाहूंगा कि FMG, सबसे पहले तो यहाँ से जो भी बच्चे मतलब अब्रॉड स्टडी करने के बाद इंडिया वापस जाते हैं, उनको FMG पहले क्लियर करनी पड़ती है, उसके बाद इंटर्नशिप स्टार्ट होती है। तो मैं आपको सवाल ये पूछना चाहूंगा कि बेसिक स्ट्रेटेजी क्या होती है। मतलब सबसे पहले अगर आप यूनिवर्सिटी डेज को याद करें तो आपने शुरुआत कैसे की थी FMG की स्ट्रेटेजी, मेनली यूनिवर्सिटी डेज के दौरान, और आपका डे रूटीन, मेनली टाइम मैनेजमेंट के बारे में प्लीज बताइए हमको। कोई भी एग्जाम अगर हमें क्रैक करनी होती है तो उसका बेसिक फंडा यही है। 2 एग्जाम देने के बाद मैंने ये एनालाइज किया कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जो एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी है, वो नीट PG की हो या FMG की हो, वो आप उस एग्जाम के लास्ट 6 मंथ्स में क्रैक कर सकते हो। बट अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी। तो ड्यूरिंग द कॉलेज डेज मेरी स्ट्रेटेजी यही थी कि जितना हो सके मैं यहाँ रशिया से कंसेप्ट अपने फॉर्म करके फिर इंडिया जाऊं। तो मैंने ये ट्राई किया था कि जो भी हमारे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी मुझे क्लास में पढ़ाया गया, फॉर एग्जांपल माइक्रोबायोलॉजी ले लीजिए। अगर माइक्रोबायोलॉजी की क्लास चल रही है और टॉपिक चल रहा है बैक्टीरियोलॉजी, तो क्लास में पढ़ने के बाद फिर घर पे आके उसी टॉपिक को मैंने इंडियन बुक से रेफर किया, ताकि मेरा कंसेप्ट फॉर्म हो जाए। उसके बाद जब फाइनल ईयर आया, फोर्थ और फिफ्थ, उसमें मैंने ट्राई किया सर्जरी, मेडिसिन, ऑब्स, गायनी, ये सारे सब्जेक्ट्स को मैं कंसेप्ट बिल्ड कर लूं। एंड लास्ट 6th ईयर में स्ट्रेटेजी यही थी कि हो सके एटलीस्ट 1 या 2 रिवीजन मैं रशिया से करके जाऊं। क्योंकि आप अगर ऐसा सोचते हैं कि लास्ट 6 मंथ्स में मैं ये मेजर सब्जेक्ट्स करूंगा या करूंगी, जैसे सर्जरी है, मेडिसिन है, तो वो आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर क्रिएट होता है। तो जिस स्टूडेंट्स को ट्राई करना चाहिए कि वो ये सारे सब्जेक्ट्स एटलीस्ट मिनिमम एक बार तो रशिया से ही पढ़ के जाए, ताकि जब आप इंडिया जा रहे हैं आपके पास एग्जाम के पहले अप्रोक्स 6 मंथ्स रहते हैं, तो फिर आपको उन सब्जेक्ट्स को सिर्फ रिवाइज ही करना है। तो स्टूडेंट्स को यही ट्राई करना चाहिए अपने कॉलेज के टाइम पर
कि वो हो सके उतना कंसेप्ट बिल्ड करें। नोट्स की जो बात है वो आप फिर 6 मंथ्स में उन्हें रिवाइज कर सकते हैं। यस डॉक्टर, बहुत ही अच्छा आपने यह सुझाव दिया। हमारे मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स को काफी कुछ सीखने मिलेगा इससे। लेकिन अभी मैं पूछना चाहूंगा कि देखो अभी ये स्ट्रेटेजी वाइज मतलब कंसेप्ट क्लियर करने की स्टडी पूरे वो 6 साल के दौरान मतलब 5 साल के दौरान करते हैं, तो काफी स्टूडेंट्स का ये सवाल था कि फाइनल मतलब कौन से सब्जेक्ट्स को मतलब जो फाइनल ईयर होता है, तो फाइनल ईयर में कौन से सब्जेक्ट्स पे सबसे ज्यादा फोकस स्टडी करनी चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फाइनल ईयर के लिए? ओके, जब मैंने एग्जाम दी थी 2019 में, तब जो पैटर्न था पेपर का और अभी जो पैटर्न आ रहा है वो टोटली चेंज हो गया है। हमारे टाइम पे ऐसा कहते थे कि अगर आप सर्जरी या मेडिसिन इन सब्जेक्ट्स को आप लीव कर दो तो भी आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। बट अभी जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें आपके क्लिनिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको वो सब्जेक्ट भी अगर आपकी कैपेसिटी में आता है तो जितना हो सके, सब बच्चों से 100% ये सब्जेक्ट्स नहीं होते, मुझसे भी मेरी प्रिपरेशन में नहीं हुए थे। तो सर्जरी मेडिसिन ये सब्जेक्ट ऐसे है कि आप अगर उन्हें रशिया में अपने फाइनल ईयर में कर लो तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि अब आपका जो पेपर आएगा वो टोटली क्लिनिकल ओरिएंटेड आ रहा है। yes. तो आपके लिए ये सब्जेक्ट्स करना बहुत ही, और ये सब्जेक्ट ऐसे है कि आप इनको एटलीस्ट 5 डेज दो तो ये हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, इनको टाइम लगता है। ये टोटली कंसेप्ट बिल्डिंग पे जाते हैं। तो आपको फाइनल ईयर में इन सब्जेक्ट्स पे अभी फोकस करने की जरूरत है। सर्जरी है, मेडिसिन है, ऑब्स्काइनी है, पीडिया, ऑप्था, ये सारे सब्जेक्ट्स अगर आपने रशिया में एक बार पढ़े होंगे, तब जब आप इंडिया आओगे 6 मंथ्स आपके पास होंगे, तब आपको ये चीजें नई नहीं लगेंगी, अगर आपने एक बार उन्हें रशिया में पढ़ा है तो। yes, तो वो आपको काफी हेल्प होगा। yes, और जो yes, शॉर्ट सब्जेक्ट्स है वो फिर आप इंडिया आके 6 मंथ्स में उन्हें कवर कर सकते हैं, बट ये बड़े सब्जेक्ट्स रह जाएंगे। तो स्टूडेंट्स को हो सके तो इन सब्जेक्ट्स पे अपने फाइनल ईयर में फोकस करना चाहिए। यस, फाइन फाइन डॉक्टर। और अगला मतलब अभी सवाल ये है कि काफी सारे स्टूडेंट्स मतलब जब धीरे धीरे एग्जाम की डेट नजदीक आती है तो मतलब चिंता में वो बिजी हो जाते हैं, मतलब नर्वस फील करते हैं, डिप्रेस फील करते हैं। तो ड्यूरिंग एफएमजी की प्रिपरेशन हो या फिर नीट पीजी की प्रिपरेशन हो, तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन ये डिप्रेसिव थॉट्स को ओवरकम करके पढ़ाई में किस तरह से फोकस करें, वो बताइए। ये तो एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि आप कोई भी एग्जाम दो या कोई भी बच्चा हो, डिप्रेसिव फेज हर किसी के लाइफ में आते हैं, चाहे वो कोई टॉपर हो या एक एवरेज स्टूडेंट हो, डिप्रेसिव थॉट्स तो आएंगे। हाँ। बट आप उसे किस एटीट्यूड से ले रहे हो, या अपने धारो कि अगर आपका है कि जीटी के स्कोर्स हैं, लो जीटी स्कोर्स को आप किस एटीट्यूड से हैंडल कर रहे हो। हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए कि अगर आपका स्कोर लो आया है तो आप देखिए कि किस सब्जेक्ट में लो आया है। जो सब्जेक्ट आपने होल्ड किया हुआ है उसमें अगर लो आ रहा है तो उसे एक चैलेंज की तरह लीजिए कि मैं और इसमें कैसे एफर्ट्स डालूं कि मैं अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकूं। जो सब्जेक्ट आपने टोटली पढ़ा ही नहीं है और अगर उसका कम स्कोर आया है तो आप उसको चैलेंज लीजिए कि मैं उसे शॉर्ट टॉपिक्स में डिवाइड करूंगा करूंगी और फिर उसे डे बाय डे का टारगेट सेट करके कवर करने की कोशिश करूंगी। तो ये आप अगर पॉजिटिव एटीट्यूड में लोगे तो आपका कोर्स भी कंप्लीट हो रहा है और आपका वो टाइम वेस्ट नहीं होगा डिप्रेसिव थॉट्स के पीछे। सेकेंडली, सोशल मीडिया एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। और अगर आप सोशल मीडिया को अपने जो लास्ट 6 मंथ्स है मेजरली उसमें खास ध्यान रखना चाहिए कि आप उससे दूर ही रहो। वो आपके लिए गेम चेंजर होगा, वो आपका स्कोर चेंज कर सकता है। थर्ड, कि अपने आसपास में जितनी पॉजिटिविटी हो सके, पॉजिटिव पीपल हो, आपके पेरेंट्स है वो या आपके कोई फ्रेंड्स हो, तो उनसे हमेशा इंटरेक्शन करना चाहिए। हर स्टूडेंट के लिए पीयर प्रेशर तो टर्म रहता ही है कि ये इतना पढ़ रहा है, उसने इसमें इतना स्कोर किया है। वो सब पे ध्यान ना देके अगर आप अपनी एनालिसिस पे ध्यान दो कि मैंने कितना लास्ट टाइम स्कोर किया था, इस बार मेरा स्कोर कितने मार्क्स से इम्प्रूव हुआ है, भले वो 20% हो 30% हो, बट इम्प्रूवमेंट है। आपको ऐसा गिन के आगे बढ़ते रहना है। यस डॉक्टर, यस, बेहतरीन आंसर दिया आपने। एंड और मेनली क्या काफी शिक्षक होते हैं मतलब प्रोफेसर्स, वो कहते हैं रिवीजन इज द की। मतलब रिवीजन का कितना महत्व होता है इस एफएमजी और नीट पीजी के प्रिपरेशन के दौरान, और मिनिमम कितनी बार रिवीजन होना चाहिए कुछ सब्जेक्ट्स का या फिर एवरी सब्जेक्ट्स का? रिवीजन की बात करें तो वो एक की कंपोनेंट है, रिवीजन तो मस्ट है अगर कोई भी हमें एग्जाम देना है। बट कितने नंबर ऑफ रिविजन्स देने हैं वो एक इंडिविजुअल के ऊपर है। कुछ बच्चों के लिए अगर वो 2 बार रिवाइज कर रहे हैं तो वो उनके लिए काफी होता है, कुछ को वही चीजें याद रखने के लिए 3 या 4 बार रिवाइज करना पड़ता है। तो वो स्टूडेंट को सेल्फ एनालिसिस करना होगा। और ऐसा भी नहीं है कि हर स्टूडेंट को 5 रिविजन सारे सब्जेक्ट्स के देने होंगे। कुछ सब्जेक्ट्स जिनका आपके पास कंसेप्ट क्लियर है, आपके पास उनका होल्ड है,
तो आप 1 या 2 बार रिवाइज करो तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से रिविजन्स तो हर एक का इंडिविजुअल असेसमेंट होगा, बट ट्राई करना चाहिए कि जो लास्ट 45 डेज है हमारे एग्जाम के लिए, वो हम टोटली रिविजन को डिवोट करें। उस टाइम पे कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन अगर आप गेन कर रहे हो तो वो आपकी एग्जाम डे तक रिटेन नहीं होगी। इससे अच्छा है कि आप वो टाइम को अपने रिवाइज करने के लिए यूटिलाइज करें, क्योंकि जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो एमबीबीएस के दौरान हम पढ़ते हैं, उनमें मोस्ट ऑफ जो शॉर्ट सब्जेक्ट्स है वो बहुत ही वोलेटाइल होते हैं। अगर आपने उन्हें लास्ट 45 डे में एक बार देखा नहीं होगा, आपने एक बार इमेजेस रिवाइज नहीं की होंगी, तो वो आप एग्जाम के दिन उन्हें रिटेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए लास्ट 45 डेज उन शॉर्ट सब्जेक्ट्स के लिए देने चाहिए, इमेजेस के लिए देने चाहिए। जितना हो सके डायग्नोस्टिक मोडालिटीज क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, कुछ क्लिनिकल सिनेरियोज की, उन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। यस डॉक्टर। और एक बोनस क्वेश्चन में यहाँ पर उन विद्यार्थियों के लिए पूछना चाहूंगा कि जो हाल ही में मतलब अभी देने वाले हैं FMG 2021, तो उनके लिए ये क्वेश्चन है कि फाइनल मंथ वो अप्रोच कैसा होना चाहिए सब्जेक्ट्स पर, और फाइनल मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, वो जानना चाहूंगा मैं। ओके, जैसा मैंने कहा कि जो फाइनल मंथ है वो आपका टोटली रिवीजन पे ही जाना चाहिए। जैसे अगर अभी आप अपकमिंग कोई एग्जाम देने वाले उसके लिए आपके पास अप्रोक्स 2 मंथ्स बचते हैं। तो उनमें से आप 1 मंथ में अगर अपना कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन, कोई आपके टॉपिक्स रह गए सब्जेक्ट में से, या कोई शॉर्ट सब्जेक्ट आपका बाकी रह गया, तो उस पे फोकस करें फॉर द फर्स्ट 1 मंथ। जो लास्ट मंथ है वो टोटली आपको रिविजन पे ही डिनोट करना है। आपके फ्रेंड्स अगर न्यू इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो उस पीयर प्रेशर में मत आइए, आपको अपने स्ट्रेटेजी और अपने प्रिपरेशन पे ही ध्यान देना है। हमने भी लास्ट मंथ में सिर्फ रिवाइज किया था। और अगर हम एफएमजी की बात करें तो ये एक एग्जाम पास या फेल वाली एग्जाम है। आपको इसमें स्कोर बहुत अच्छा लाके कुछ रैंक वगैरह नहीं मिलती है, आपको सिर्फ पास होना है या तो फेल होना है। इस तरह 150 मार्क्स से अबव या डाउन जा रहा है, तो हमेशा ये ट्राई करें कि आप अपना बेस्ट दें। ऐसा नहीं कि आपको 20 सब्जेक्ट्स कवर करके जाना है। अगर आपने उसमें से 10-15 सब्जेक्ट्स भी परफेक्टली किए होंगे तो आप वो 150 बेंचमार्क से ऊपर जा सकते हैं और अपना सक्सेस पा सकते हैं। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि अगर मेरा फ्रेंड 20 सब्जेक्ट्स करके जा रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो 20 सब्जेक्ट्स उसने परफेक्टली किए हो। बट अगर आपने कुछ 10, 12, 15 सब्जेक्ट्स किए बट आप ट्राई करो कि मैं उन्हें परफेक्ट करूं, तो वो लास्ट मंथ की आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि भले मैंने 10 या 12 सब्जेक्ट्स किए बट मुझे उन्हें बार बार रिवाइज करके परफेक्ट करना है। प्लस में आप इमेजेस देख लो, क्योंकि अब जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें इमेजेस बहुत आते हैं। इस तरीके की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए स्टूडेंट्स की, स्पेशली फॉर द सब्जेक्ट्स लाइक फॉरेंसिक मेडिसिन, डर्मेटोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, इनकी इमेजेस बहुत आती हैं। रेडियोलॉजी की एक्सरे फिल्म्स आती हैं। तो वो सारी चीजों पे उन्हें लास्ट मंथ में फोकस करना चाहिए। यस डॉक्टर, वेल सेड। बहुत ही अच्छे आंसर्स आपने दिए डॉक्टर। और मैं अभी एक सवाल ये पूछना चाहूंगा, जैसे कि हाल ही में आपने यहाँ पर नीट पीजी अच्छे स्कोर के साथ क्वालिफाई किए, तो मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि आपकी ड्रीम ब्रांच कौन सी है और ड्रीम कॉलेज अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहे तो। मुझे थोड़ा डायग्नोस्टिक फील्ड में जाना था। पहले मैंने अपने इनिशियल डेज में जब हम क्लिनिकल पोस्टिंग्स में जाते थे रशिया में, तब मुझे ऐसा था मुझे सर्जरी पे ज्यादा फोकस करना है, मुझे वो फैंटास्टिक ब्रांच लगती थी। बट इंडिया में आके जब इंटर्नशिप की तब पता चला कि डायग्नोस्टिक फील्ड में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है, एंड स्पेशली विद द बेबीज। तो मुझे प्रेफरेबली एमडी मेडिसिन, एमडी पीडियाट्रिक्स करना है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपकी जो ये अचीवमेंट्स है इस तरह से जीवन में बढ़ती रहे और आपकी ड्रीम ब्रांच, ड्रीम कॉलेज आपको मिले और बहुत ही सक्सेस आपको मिले लाइफ में। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका कीमती समय हमको देने के लिए। धन्यवाद डॉक्टर। थैंक यू सो मच।